उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी और हमने तमाम के तमाम लोगों की हिस्ट्री कवर कर लिया है। आपको इन पाँचों के पाँचों साइंटिस्ट की हिस्ट्री मैंने फुल क्लियर कट और फुल डिटेल के साथ बता दिया। 25-25, 28-28 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है 2 पार्ट्स में, और वो फुल डिटेल से A to Z जितना मैं बता सकता था मैंने बताई है। आज मैं क्या काम करने लगा हूँ, आज मैं इन तमाम के तमाम साइंटिस्ट की हिस्ट्री का ना ओवरव्यू लेने लगा हूँ, यानी फुल बेसिक से लेकर एंड तक आज तक जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए काम हुआ है और माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री थी उन तमाम की तमाम का मैं ओवरव्यू लेने लगा हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम वो साइंटिस्ट पढ़ेंगे जो बड़े बड़े, जो फादर हैं, यानी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की बेस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमने सिर्फ उन्हीं साइंटिस्ट को कवर किया था और इन्हीं को आज भी हम कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पहला वाला है एंटोनी वैन लीवनहुक, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इसने पहली बार जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने लेंस के नीचे ऑब्जर्व किया था। फिर दूसरा हमारे पास लुईस पास्चर आता है, इसे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न तौर पे इसने माइक्रोबायोलॉजी का डिजीज़ के साथ लिंक निकाला था और उसकी वैक्सीन्स निकाली थी। तीसरे पे हमारे पास रॉबर्ट कॉच आता है, इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार बैक्टीरिया अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था और हमें स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके दिखाया था कि ये वाला बैक्टीरिया, इससे टीबी होता है, इससे कॉलरा होता है, इससे एंथ्राक्स होती है, वगैरह वगैरह। फिर चौथा हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जिसे फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इस बंदे ने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की थी और एंटीबायोटिक डिस्कवर करने के बाद हमें बताया था कि एंटीबायोटिक्स जरासीमों को कैसे मारती हैं। लास्ट में हमारे पास वो आता है जोसेफ लिस्टर आता है, जिसे फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस बंदे ने सर्जरी का जो डिस्कवर था मेथड था, एंटीसेप्टिक मेथड, उसको डिस्कवर किया और सर्जरी की फील्ड में रेवोल्यूशन क्रिएट किया। उससे पहले लोग सर्जन्स पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। तो आज हमने ना क्या काम करना है, इन तमाम के तमाम का हम मोटा मोटा दोबारा पढ़ेंगे कि क्या क्या काम किए थे इन्होंने। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एंटोनी वॉन लीवनहुक के बारे में। इसको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके बारे में आपने मोटे मोटे जो पॉइंट्स याद रखने हैं। इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले आपने याद रखना है, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये और इसके अब्बू ना मर्चेंट्स थे। मर्चेंट्स कहते हैं कपड़ों का कारोबार करते थे, और कपड़ों के कारोबार में ना इन्होंने 2 नंबरी से बचने के लिए, यानी कोई इनको कपड़ों के कारोबार में चूना न लगा दे, इन्होंने अपने पास मैग्नीफाइंग गिलास रखे हुए थे और मैग्नीफाइंग गिलास से ये चेक करते थे कि कौन सा कपड़ा कितना बारीक है ताकि उसका रेट कम लग सके, और कौन सा कपड़ा कितना नफीस है, सिल्की है और मोटा कपड़ा है। तो उसके मुताबिक जो है ना इन्होंने मैग्नीफाइंग गिलास रखे हुए थे। अब उन्हीं मैग्नीफाइंग गिलास से इन्होंने मुतासिर होकर लेंसेज बनाए। इन्होंने क्या बनाए? लेंसेज बनाए, और इसने लेंसेज से काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। फिर इन्हीं लेंसेज से इन्होंने और ज़्यादा इंस्पायर होकर अपने लिए सिंपल माइक्रोस्कोप बना ली, और इन माइक्रोस्कोप्स को इन्होंने तकरीबन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 770 माइक्रोस्कोप्स बनाई थी, जिनमें से अभी भी हमारे पास 220 फंक्शनल हैं। यानी 220 माइक्रोस्कोप्स को इन्होंने स्पेसिफिकली यूज़ किया और इन्होंने डिफरेंट चीज़ों के अंदर माइक्रोस्कोप्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, सबसे पहले रेन वाटर लिया, पॉन्ड वाटर लिया। उसके अलावा इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने यूरिन का सैंपल लिया। इन तमाम की तमाम चीज़ों में इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने उसका नाम एनिमल क्यूल्स रख दिया। क्या नाम रख दिया? एनिमल क्यूल्स। इन्होंने कहा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आती है, लेकिन वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ये इतनी ज़्यादा होंगी कि जितने हम ऑर्गेनिज्म लिविंग और ह्यूमन बींग्स दुनिया में, ये हमसे भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। और ये बात इसकी बिल्कुल ठीक साबित हुई है। आज हमें पता है कि हम अगर 7 अरब है तो कम से कम 80 अरब से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द सराउंड कर रही हैं, और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरती ना तो वो इतने ज़्यादा हो जाते कि वो 15-20 दिनों में हमारे पूरे के पूरे अर्थ को कवर कर लेते। तो ये तमाम की तमाम हमें जो A.V. लीवनहुक था, इससे हमारी ये फुल डिटेल बताई थी। अब हम आते हैं लुईस पास्चर की तरफ। लुईस पास्चर ने कौन से बड़े बड़े काम किए थे? लुईस पास्चर की पहले हम डिटेल में जाते हैं कि इसकी अर्ली लाइफ क्या थी। लुईस पास्चर सबसे पहले फ्रांस में पैदा हुए, फ्रांस के एक शहर डोल में पैदा हुए थे। उसके बाद ये चले गए एरबॉयज़ में। एरबॉयज़ एक जगह थी ईस्टर्न फ्रांस में, वहाँ पे चले गए। दरअसल इसके अबू ना नेपोलियन की आर्मी के अंदर थे, और नेपोलियन की आर्मी के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए थे, यानी काफ़ी मजबूत आदमी थे। तो उसके बाद इन्होंने नेपोलियन की आर्मी को छोड़ दिया, इन्हें काफ़ी अवार्ड मिले थे।
अब जब इन्होंने आर्मी को छोड़ा ना, आर्मी से रिटायर हुए, तो आपको पता है कि आर्मी से जो बंदा रिटायर हो जाता है उसकी काफ़ी ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसी जगह चले थे जहाँ पे दरख्त वगैरह ज़्यादा हों, मतलब थोड़ा सा जंगल वाला एरिया या कस्बे वाला एरिया हो, गाँव वाला एरिया हो, ताकि वहाँ पे जाकर ये बुक रीडिंग्स वगैरह कर सके और जो काम कर सकता है और अपनी लाइफ जो है ना अच्छे तरीके से गुजार सके। तो इसी तरह इसके अब्बू की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये किसी कस्बे वाले एरिया में चले जाए। तो इन्होंने अपने गांव के करीब एक जगह थी जिसे अरबॉयस कहते थे, ये वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जाने के बाद इनके अब्बू ने ना लेदर टैनरी में काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी चमड़े का कारोबार करते थे। चमड़े का कारोबार करते थे। जब चमड़े का कारोबार करते थे ना, चमड़े का कारोबार करते हुए इनको बड़ा गुस्सा भी आता था कि यार मैं पूरी ज़िंदगी मैंने आर्मी में गुजार दी और अब मैं आके यहाँ पे चमड़े का कारोबार करूँ, चमड़ा रगड़ रहा हूँ, उसको साफ़ करूँ, जानवरों को पकड़ना मारना, उसकी खाल उतारना, अजीब सी इनको फीलिंग आती थी। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार जो इनकी औलाद है जिनमें 4 बच्चे थे, इनकी ख्वाहिश ये थी कि यार कम अज़ कम वो ये काम ना करें। फिर लुइस पास्चर पैदा हुए, इन्होंने अपनी बसात से बढ़कर उन्हें महंगे स्कूल में दाखिल करवाया। जब महंगे स्कूल में दाखिल करवाया तो लुइस पास्चर वहाँ पे जाके अपना टाइम ज़ाया करते थे और तस्वीरें वगैरह बनाते रहते थे। इन्होंने फिर इनके एक बारी वो फेल हुए तो उनके जो टीचर्स थे इन्होंने इनके पेरेंट्स को बुलाया, तो ये जो लुइस पास्चर के अब्बू थे ये बेचारे रोने लग गए। इन्होंने कहा कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, चमड़ा का कारोबार करता हूँ, पूरी मेहनत करने के बावजूद इसको स्कूल भेजता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बेचारा आगे पढ़े, लेकिन ये जानबूझ के अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, अब हम क्या करें। ये चीज़ें जब लुइस पास्चर ने ऑब्ज़र्व की और उसको पता लगा कि यार मैंने जो मेरी जो स्टडी है वो मेरे पेरेंट्स के ऊपर बोझ है, तो इसने आगे जाके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आगे जाके इन्होंने बहुत मेहनत की और करते 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 इन्होंने पीएचडी कर दी केमिस्ट्री के अंदर। इन्होंने पीएचडी की केमिस्ट्री के अंदर। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी की हुई है और जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। चूँकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वो हैं, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। पीएचडी इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर की थी। अब केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी की तो केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने कोई रिसर्च करके काम भी किया होगा, क्योंकि डिग्री तो तब तक नहीं मिलती जब तक आपने रिसर्च ना की हो। इन्होंने पीएचडी के अंदर जब रिसर्च की थी तो उसमें इन्होंने रेसिमिक मिक्सचर निकाला था। आज हमें पता है ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स, वो रेसिमिक मिक्सचर इन्होंने निकाला था। इन्होंने कहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो भी जाएं तो उनके स्ट्रक्चर सेम नहीं होते और उनके स्ट्रक्चर सेम ना होने की वजह से उनकी अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होती है, जिनकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। इन्होंने टाटारिक एसिड, पैरा टाटारिक एसिड निकाला। फिर इन्होंने कहा टाटारिक एसिड में डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है, लीवो रोटेटरी भी होता है। कोई एक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं लेकिन उनका हमें फ़ायदा होता है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो लीवो रोटेटरी होता है लेकिन उसका हमें नुकसान होता है। तो इसने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड निकाले जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी था और उनके हमें फंक्शंस बताए और फंक्शंस बताने के बाद हम आगे जाके बहुत काबिल हो गए कि हमने वो दवाइयाँ बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे ब्रूफीन है, अब ब्रूफीन में हमारे पास लीवो रोटेटरी जो ब्रूफीन है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्रूफीन है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो बहुत सारे काम ऐसे हुए जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की वजह से हमारे लिए आसान हो गए। इसके 5 और बड़े बड़े काम हैं। बहुत बड़ा काम है इसका, मिसाल के तौर पे इसने सबसे पहले फर्मेंटेशन टेक्निक बनाई। फर्मेंटेशन टेक्निक की इसने बेस रखी। फर्मेंटेशन टेक्निक की इसने बेस कैसे रखी कि इसका एक दोस्त था, वो इसके पास आया और उसको कहा कि यार हमारी बहुत बड़ी ना वाइन की इंडस्ट्री है और वो वाइन की इंडस्ट्री ख़राब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमारी जो शराब होती है ना, हम फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा शराब एक ही बारी में बना लेते हैं, लेकिन वो शराब 3-4 दिनों बाद इतनी खट्टी हो जाती है कि वो शराब फिर हमसे कोई ख़रीदता नहीं है। बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। अब लोगों ने हमसे शराब ख़रीदना कम कर दिया और हमारी फैक्ट्री तबाह हो रही है, इंडस्ट्री तबाह हो रही है। इन्होंने इनसे काफ़ी मिन्नतें की, उनको कहा कि प्लीज़ जो है ना आप हमारा ये काम कर दें, हमारी इंडस्ट्री को किसी तरीके से ख़राब होने से बचा लें, हमें सिर्फ काज ढूंढ के दे दें कि यार इस वजह से शराब खट्टी होती है, ताकि हम वो काम ना करें और हमारी जो फैक्ट्री है और जो इंडस्ट्री है दोबारा बढ़ने लग जाए। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने शराब मंगवाई। शराब मंगवाने के बाद सबसे पहले उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, काफ़ी सारे काम किए, लेकिन इनको जो है ना कुछ फील नहीं हो रहा था कि ये किस वजह से शराब खट्टी हो जाती है। इन्होंने क्या काम किया, शराब को ना बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। शराब को बॉयल किया। वैसे बहुत कम लोग शराब को बॉयल करते हैं, लेकिन इस बंदे ने बॉयल किया और बॉयल करने के बाद इसने देखा कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शुरू में जब इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे ना शराब के नीचे, इसको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए थे, जिसको इसने यीस्ट का नाम दिया था। इसने कहा था कि ये छोटी सी फंगस होती है यीस्ट, जिसकी वजह से ये शराब बनती है, ये शराब की फर्मेंटेशन करती है। इसने इक्वेशन भी दी थी कि जो ग्लूकोज होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल बनता है, वो आपको पता ही है, जो हमने फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसने बताया कि इस तरह के यीस्ट होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनकी वजह से जो फर्मेंटेशन करते हैं और शराब बनती है।
अब इन्होंने जैसे ही उसको हीट किया ना -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद इसको पता लगा कि यार वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए। फिर इसने ये फर्मेंटेशन की टेक्निक बताई। इसने कहा कि अब आपने क्या काम करना है, अब आप जब शराब बना रहे होंगे ना तो नीचे उसका कोई बॉयलर लगा दो, चूल्हा वगैरह, और उसके बाद वो शराब को 55 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। उसके बाद जितने इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट होंगे वो मर जाएंगे और वो शराब को ख़राब नहीं कर पाएगी। उसके बाद आपने उसी तरह उसको सील पैक कर देना है और आप पैक करने के बाद उसे बेचोगे तो वो शराब साल 2 साल तक कहीं नहीं जाएगी। और ये काम उसने किया, उसकी वजह से क्या हो गया, उनकी इंडस्ट्री के अंदर रिवोल्यूशन आ गया। इसके अलावा इसी तरह के इस काम को देखते देखते इसने अपनी टेक्निक बनाई जिसे पेस्चुराइजेशन टेक्निक कहा जाता है। कौन सी टेक्निक? पेस्चुराइजेशन टेक्निक। इसने इसी तरह दूध को उबाला, मिल्क को उबाला, इसने काफ़ी सारी चीज़ों को उबाला और उबालने के बाद इसने बताया कि अगर इन चीज़ों को हम उबाल कर इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको मार दें और मारने के बाद किसी सील ऑब्जेक्ट में हम उसे पैक कर दें तो वो चीज़ें 2 साल तक 3 साल तक वो ख़राब ही नहीं हो सकती। आज तक हम डब्बों में दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बेकरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्कुट्स इस्तेमाल करते हैं, हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिनकी 2-2 साल तक 3-3 साल तक एक्सपायरी होती है, वो ख़राब ही नहीं होती। वो ख़राब इसलिए नहीं होती क्योंकि लुईस पास्चर ने हमें पेस्चुराइजेशन की टेक्निक दे दी है। वो क्या काम करते हैं, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक उन चीज़ों को उबालते हैं और उसके बाद जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर मर जाते हैं। फिर वो दूध वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसको डब्बे में बंद करके उसको सील कर देते हैं ताकि उसके अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए। अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं जाते हैं तो वो साल तक 2 साल तक ख़राब ही नहीं होता। उसके अलावा लुईस पास्चर ने क्या काम किया था, उसके अलावा जो सबसे बड़ा काम इसने किया था, इसने हमें कार की वैक्सीन बना के दी थी। कार की वैक्सीन, C फॉर कॉलरा, चिकन कॉलरा। चिकन कॉलरा की एक बहुत बड़ी बीमारी थी, उसकी वैक्सीन इसने बना के दी। इसने हमें एंथ्राक्स की वैक्सीन बना के दी और उसके अलावा इसने हमें R फॉर रेबीज़ की वैक्सीन बना के दी। इन 3 चीज़ों की इसने हमें वैक्सीन्स बना कर दी और वैक्सीन बनाने के बाद इसने हमें कहा कि यार आप इन चीज़ों का इलाज कर सकते हो। मैं एक ही बता देता हूँ कि आपको इसने वैक्सीन किस तरह बनाई। दरअसल जैसे जब ये वो अरबॉइज़ में रहते थे ना, तो अरबॉइज़ में इनका मैंने आपको बताया था कि जंगल के करीब घर था, तो वहाँ पे होता कुछ ऐसा था कि जंगल से कभी कभी कोई भेड़िया आ जाता था या कुत्ता आ जाता, कोई भी बंदा चीज़ आ जाती, जानवर, वो आके लोगों को काट लेती थी और लोगों को काटने के बाद वो जब जंगल में वापस चला जाता था तो लोगों के पास उसका कोई इलाज नहीं होता था। लोग क्या काम करते थे, उसको घसीट घसीट के लोहार के पास लेके जाते थे। लोहार आधा घंटा लोहा गर्म करता था और उसके बाद उसके जख्म वाले एरिया पे लोहा गर्म करके रखा जाता था और उसका खून जमा देते थे ताकि उसका फर्दर ब्लीडिंग ना हो पाए। और उस बंदे को अजीब जैसी फीलिंग होती थी, वो कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता था, उसे पानी से डर लगने लग जाता था। तो इसने अक्सर अपने पेरेंट्स से पूछा, अपने टीचर से पूछा कि यार हम ऐसा करते क्यों हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम उसको लोहार के पास ले जाते हैं, उसको पहले ही दर्द हो रहा होता है, उसको और ज़्यादा दर्द देते हैं। तो उसने कहा कि यार बस हमारे पास यही इलाज है, टीचर ने कहा। तो इसने कहा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दें जिसकी वजह से ये होता है। चूँकि उसके टीचर ने बताया था कुछ इनविजिबल चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनको ये बीमारीज होती हैं। तो हमने कहा कि उसने लुईस पास्चर ने कहा कि हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्यों नहीं मार सकते। उस टीचर तब क्या, टीचर ने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद मार लो, हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। उस टाइम इसके जहन में ये चीज़ बैठी हुई थी कि यार मैंने कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर ढूंढना है जिसकी वजह से मैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकूँ। इसने पहले केमिस्ट्री में PhD की थी, ये माइक्रोबायोलॉजी की तरफ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से माइक्रोबायोलॉजी में आ गया। जैसे इसके 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों बच्चे टाइफाइड की वजह से मर गए, दोनों के बच्चों टाइफाइड की वजह से मर गए, जिसकी वजह से इसने सोचा था कि आज के बाद मैं कभी भी अपने बच्चों को मेरे बच्चे तो टाइफाइड की वजह से बच गए, मर गए, लेकिन मैं कभी भी दूसरों के बच्चों को टाइफाइड की वजह से मरने नहीं दूंगा और टाइफाइड का मैं इलाज ज़रूर ढूंढ के दूंगा। दूसरा, इसने जब रेबीज़ के पेशेंट देखे थे ना बचपन में, वहाँ से इसने सोच लिया था कि यार मैंने रेबीज़ का इलाज ज़रूर ढूंढना है। और तीसरा, इसकी गवर्नमेंट ने इसको फोर्स किया था कि आप सिल्क वॉर्म की एक इंडस्ट्री है उसको तबाह होने से बचा लें, जिसकी वजह से इन 3 चीज़ों की वजह से इसने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में आने का सोचा था और ये माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में आ चुका था। अब इसने जब रेबीज़ की वैक्सीन थी इसने बनाई कैसे, अब हुआ कुछ ऐसा कि जब भी इसको पता लगता था ना कि किसी जगह पे किसी कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने या किसी भेड़िया ने किसी बंदे को काट लिया, ये फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाता था और पहुँचने के बाद उस बंदे की जो आउटकम थी यानी फ्लूइड था, वहाँ से जो बैक्टीरिया था या वायरस था उसको इकट्ठा करता था। उसके बाद उस जानवर को किसी तरीके से ढूंढता था और ढूंढने के बाद आके अपनी लैब में बंद कर देता था और उस लैब में उस जानवर पे एक्सपेरिमेंट करता रहता था, लेकिन इसको कोई स्ट्रगल और सक्सेस नहीं मिल रही थी। अब इसको सक्सेस मिली चिकन कॉलरा की डिजीज़ में। चिकन कॉलरा की बीमारी थी, इसका एक दोस्त था, दोस्त के पास बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ थी। दोस्त ने बताया कि यार फ्रांस के अंदर एक अजीब सी बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से मुर्गियाँ मर रही हैं और मुर्गियाँ मरने की वजह से जो गोश्त है वो लोगों को मुयस्सर नहीं आ रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या काम करेंगे, जो हराम चीज़ें हैं
यानी कुत्ते बिल्ली ये चीज़ें खाना स्टार्ट कर देंगे और ये उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा काम करें कि चिकन कॉलरा की बीमारी ढूंढ ले। इसके साथ साथ ह्यूमन कॉलरा भी आ गया था और ह्यूमन कॉलरा भी इंसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाता था। तो इसीलिए लुईस पास्चर ने सोचा कि मैंने इसके बैक्टीरिया इसका जो भी इलाज है मैं ढूंढ के दूंगा। लुईस पास्चर इस पे 18-18 घंटे काम करते थे। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि वो जब 18 घंटे काम करते 20 घंटे तो उनको एकदम अटैक आया और वो गिर गए और गिरने की वजह से इनको जब वो उठे तो उनको डॉक्टर ने बताया कि इनको पैरालाइज अटैक आया था, इनको फालज का अटैक आया था और उनके लेफ्ट हैंड और राइट जो उल्टा हाथ है और उल्टी टांग है उसको पैरालाइजेशन हो गया, यानी वो पैरालाइज हो गया। अब वो उसका हाथ और पाँव काम नहीं कर सकता। अब ये 20 दिन अपने बेड में लेटा रहा। 20 दिन के बाद ये जब लेबॉर्ट्री में लैब के अंदर दोबारा वापस गया तो इसने देखा कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने सोल्यूशन बनाया हुआ था ना चिकन कॉलरा के बैक्टीरिया वगैरह का, तो वो उसी तरह मौजूद है, लेकिन उसका कलर चेंज हो चुका है। जैसे उसका कलर चेंज हो चुका है ना, तो इसके जहन में अजीब सा ख्याल आया कि यार मैं भी शायद ऐसा हो कि मैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इंजेक्ट करूँ और कोई ना कोई अजीब मुआवजा हो जाए। क्योंकि इस बंदे ने एडवर्ड जेनर की जो काम था ना, एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की, उसका काम पड़ा हुआ था। इसके काम को उसको जानता था कि यार उस बंदे ने भी इस तरह की वैक्सीन टाइप की बनाई हुई थी। उसने वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इंजेक्ट किए हुए थे। उससे पहले इसने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व किया, इसने देखा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मर गए। अब इसने ऐसा काम किया कि चिकन के अंदर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली वैक्सीन इंजेक्ट कर दी। तो जैसे इसने इंजेक्ट की ना तो उसको अजीब सा मौजा हो गया। इनको पता लग गया कि यार ऐसा हो रहा है कि जो अब उसने ऐसा हुआ कि जैसे इसने इंजेक्ट किया ना तो उनको बीमारी नहीं और वो मरे ही नहीं। तो फिर इसने इसकी डिटेल ऐसे बताई, इसने कहा कि होता कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं और इम्यूनिटी क्रिएट करने के बाद हमें उससे मरने से बचाते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह कुछ होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उनको धोखा दे के और डिसीव करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और हमारे वाइट ब्लड सेल्स उनको पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वीक कर दें, जैसे मैंने चिकन कॉलरा की बैक्टीरिया को वीक करके बॉडी के अंदर डाल दिया, तो जब हम उन्हें वीक करेंगे ना तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स उनको पहचान लेते हैं और हमारे वाइट ब्लड सेल्स समझते हैं कि शायद ये बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो तो बाहर से नहीं आए होते और वो वीक होते हैं और वो हमें बीमारी नहीं पहुंचा पाते। तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवा देती है और जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनवाती है तो उसके बाद जब असल वाला बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर आता है ना, तो वो असल वाले बैक्टीरिया को पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं और वो उसको मार देती हैं। ये बिल्कुल वैक्सीन वाला सिस्टम इसने बनाया था। इसने क्या काम किया, इसने कहा कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं वीक बैक्टीरिया इंजेक्ट करता हूँ। तो वीक बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी बॉडी के जो हमारे इम्यून सेल्स होंगे, उस टाइम तक नहीं पता था कि वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सेल्स होते हैं, और जो इम्यून सेल्स होंगे वो उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एंटीबॉडीज़। तो जैसे ही जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होंगे, यानी अगर अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग असल जो चिकन कॉलरा का बैक्टीरिया वो बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या कर देंगी, उसको किल कर देंगे और किल करने के बाद वो जानवर वो मरेगा नहीं और उसको बैक्टीरिया नहीं और नहीं होगा। इसी तरह इसने एंथ्राक्स का बैक्टीरिया भी ढूंढ लिया, एंथ्राक्स की भी वैक्सीन बना ली और रेबीज़ की भी वैक्सीन बना ली। तो ये जब रेबीज़ की वैक्सीन बनाई है तो उसके बाद रेबीज़ की वैक्सीन का इलाज इसने किया था सिर्फ और सिर्फ जानवरों पे। इसने रेबीज़ की वैक्सीन का इलाज जानवरों पे किया था, एनिमल्स पे। अभी तक किसी ह्यूमन बींग्स पे इसने किसी किस्म का इलाज नहीं किया था। इसने कॉलरा की वैक्सीन बनाई, वो भी जानवरों पे थी। एंथ्राक्स की बनाई, वो भी जानवरों पे थी। रेबीज़ की बनाई, वो भी जानवरों पे थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक बारी ये अपनी लैब में काम कर रहा था तो एक औरत इसके पास भागते हुए आई है और वो औरत रो रही थी। उसने बताया कि मेरा बच्चा है, उसको जो है ना 2-3 दिन पहले पागल कुत्ते ने काटा है और वो पागल कुत्ते के काटने की वजह से अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और उसके मरने के चांसेस डॉक्टर ने कहा 90% है और उसके दिन ब दिन हालत ख़राब हो जा रही है। प्लीज़ आप कुछ करें, प्लीज़ आप कुछ करें। उसने इसकी टांगें पकड़ ली और उसको इससे मिन्नतें करना स्टार्ट कर दी कि आप जब तक कोई आप कुछ नहीं करेंगे, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी और ना मैं खुद जाऊंगी। तो लुईस पास्चर ने दिल पे पत्थर रखा। पत्थर रखने के बाद उस बच्चे को बुला लिया और जो रेबीज़ की वैक्सीन इसने जानवरों के लिए बनाई थी, वो रेबीज़ की वैक्सीन जिस जगह कुत्ते ने इसको काटा था 14 दिन तक उसको इंजेक्ट की और करते करते वो ऑब्जर्व करता रहा और एकदम मुआवजा हो गया। इसने बता दिया कि यार ये जो रेबीज़ की वैक्सीन है ये तो ह्यूमन बींग्स पे भी काम करती है और ह्यूमन बींग्स पे भी इसके ट्रायल सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद इसने 100 डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसके दोबारा ट्रायल्स किए और वो ट्रायल्स भी सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद इसने बता दिया कि यार जो मेरी वैक्सीन है ये रेबीज़ के लिए ह्यूमन बींग्स पे भी काम करती है, एंथ्राक्स के लिए ह्यूमन्स पे भी काम करती है, कॉलरा के लिए ह्यूमन्स पे भी काम करती है और तमाम डिफरेंट जानवरों पे भी काम करती है। उसके बाद क्या हुआ कि रेवोल्यूशन आ गया। जैसे इसने वैक्सीन बनाई उसके बाद लोगों ने हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी बनाना स्टार्ट कर दी।
उसके बाद लोगों ने टीबी की वैक्सीन बना ली, उसके बाद लोगों ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन बना ली, उसके बाद बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जो क्योर ही नहीं हो सकती थी, जिन्होंने लाखों लाखों लोग मार दिए थे, उनकी वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दी। इसीलिए हमने इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा हुआ है, क्योंकि इन्होंने पायनियर है, इन्होंने बेस रख दी थी, जिसकी वजह से आगे लोग इनके काम को फॉलो करते रहे और उन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट किया। उसके बाद जो इनमें लास्ट में इनका सबसे बड़ा वर्क है, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में ह्यूमन बींग्स को बताया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में उससे पहले दो किस्म के आइडियाज़ होते थे, एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन था और एक नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन था। नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन एरिस्टोटल के दौर से आ रहा था कि हम ह्यूमन बींग्स ना खुद ब खुद बन गए हैं, या हवा के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये खुद ब खुद बन जाते हैं। उसकी वो मिसाल कुछ इस तरह देते थे ना कि जो पुराने साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि कोई पॉन्ड वगैरह होता था ना, उसमें से पानी उठा के ले आते थे, लेक वगैरह से, और पानी उठा के लाने के बाद 2-3 दिन ऑब्जर्व किया, तो 2-3 दिन ऑब्जर्व करने के बाद उसके अंदर से खुद ब खुद मच्छर बनना स्टार्ट हो गए। या वो कहते थे कि हमारे ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी जब मर जाती है या कोई जानवर मर जाता है तो उसके पेट के अंदर 3-4 दिनों बाद खुद ब खुद कीड़े बन जाते हैं, यानी उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। तो वो कैसे होती है, वो कीड़े कैसे बनते हैं, तो वो जो पानी आया, पानी के अंदर मच्छर कैसे बन गए? इसका मतलब ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जिसके बाद उनके अंदर से सेल बन जाता है, और सेल बनने के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो कहते थे आगे हम इवॉल्व होते 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 आज हम ह्यूमन बींग्स हैं। लुईस पास्चर ने बताया ये गलत काम है। लुईस पास्चर वही पानी लेके आया। लुईस पास्चर ने कहा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि उस पानी के अंदर पहले से ही उसके अंडे मौजूद हो, और ऐसा ही हुआ। जब वो पानी लुईस पास्चर ने ऑब्जर्व किया तो उस पानी के अंदर पहले ही मच्छरों के अंडे मौजूद थे। लुईस पास्चर ने बताया कि इस पानी के अंदर पहले ही मच्छरों के अंडे मौजूद हैं, और इस मच्छरों के अंडों की वजह से जो है ना वो नए स्पीशीज़ डेवलप हो रहे हैं। और इसने बताया कि ह्यूमन बॉडी जब डिकम्पोज होती है ना, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले से ऑलरेडी नेचुरल फ्लोरा मौजूद है, लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया मौजूद है। तो वही बैक्टीरिया जब ह्यूमन बॉडी मर जाती है, उसको खुराक नहीं मिलती, तो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उन्हीं को खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा इसने नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी किया था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर इसने जो फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर इसने फ्लूइड रखा, और एक सर को, एक जो सिरा था उसको खुला रखा, और दूसरे सिरे को इसने ब्लॉक कर दिया। और इसने बताया कि जो सिरा खुला हुआ है उसके अंदर हवा जा रही है, और हवा जाने की वजह से उसके अंदर वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं, और उसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। और जब दूसरा सिरा था उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह नहीं जा रहे थे। ऐसा रिजल्ट इसने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी उसको प्रूव कर दिया। और लास्ट में सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री थी फ्रांस की। सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री, फ्रांस कपड़ों का कारोबार करता था, और वो कारोबार, कपड़ों की कारोबार की वजह से ना सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री थी, सिल्क वॉर्म का वो कारोबार करता था, और उस कारोबार की वजह से उसको बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो रेशम के कीड़े थे वो मरना स्टार्ट हो गए, उनको अजीब सी बीमारी लग गई। लुईस पास्चर को इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको प्रेशराइज किया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपने इस पे काम करना है, क्योंकि इन्होंने जो फर्मेंटेशन की इंडस्ट्री है ना, शराब की इंडस्ट्री, वो जब बचाई थी ना, उसके बाद फ्रांस का नाम यूँ हो गया था। फ्रांस ने जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपना नुकसान कराया था ना, इसकी शराब के काम की वजह से उसका डबल गुना मुनाफा फ्रांस को हो गया था। तो गवर्नमेंट ने इनको प्रेशराइज किया, गवर्नमेंट ने इनको कहा कि अब आपने सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री का इलाज भी ढूंढना है। तो इन्होंने रेशम के कीड़े पे एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने बताया कि आपने 4-5 काम उनको बताया कि आपने ये काम करने हैं जिसकी वजह से आपकी सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री बच सकती है। पहला काम इन्होंने बताया कि आपने सफाई सुथराई रखनी है। दूसरा काम इन्होंने बताया कि यार जो गंदे अंडे हैं उनको ख़राब कर दो और ज़िया कर दो, जो साफ़ अंडे हैं उनसे आगे नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाओ। और तीसरा इन्होंने कहा था कि यार ओवर क्राउडिंग से बचाओ, यानी ज़्यादा अंडे एक ही जगह पे ना रख दिया करो, जिसकी वजह से उन्होंने इन चीज़ों का, इन कामों पर अमल किया, और इन कामों पर अमल करने की वजह से उनकी जो आगे बीमारी थी वो फर्दर बच गई, और लुईस पास्चर का नाम बढ़ गया। उसके बाद लुईस पास्चर ने ऐसे ऐसे काम किए। इसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा एजाज़ दिया। इसके बाद इसके नाम पे इंडस्ट्रीज़ बनाई, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस बनाया, जिसको आज भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसके नाम पे सड़कें, रोड, ये सारी चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी। तो ये तमाम के तमाम पहले 2 साइंटिस्ट के बारे में थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम तीसरे जो बाकी साइंटिस्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।